हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी 100 मार्क्स जितने जितने भी स्टूडेंट के हैं ना, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, जिसमें पहला में आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना होगा और दूसरा में जो होता है ना, वो कुछ लाइन दिया रहता है और उस लाइन का अर्थ स्पष्ट करना होता है। बाकी सब तो इसमें हो जाता है आराम से, लेकिन अर्थ स्पष्ट करने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो मैं सोची क्यों ना वीडियो बना दिया जाए अर्थ स्पष्ट को लेके, और मैं आप लोगों को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये वीडियो हिंदी 100 मार्क्स के लिए है, ठीक है। तो आप सभी के सिलेबस में आप लोग को पता होगा कि एक आजन्य पढ़ना है, एक राम राज्य, एक कथा पचक और फिर कुछ व्याकरण का पोर्शन है, वो आप लोगों को पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूँ, बहुत कुछ समझा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग वो प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके हिंदी 100 मार्क्स के सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोग को राम राज्य से जितने भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो सभी को देखेंगे। देखिए बेसिकली अर्थ स्पष्ट करने में क्या होता है, आप लोगों को कम से कम 2-3 लाइन तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग पूरा उसको एक्सप्लेन कर पाइएगा। तो आप लोग अगर एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना और पूरा सिर्फ सुन लेते हैं, तो फिर आप लोगों का ये काम आसान हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग ऐसे किसी फ्रेंड्स को जानते हैं जो हिंदी 100 मार्क्स लिए हुए हैं, ग्रेजुएशन में है, बीएससी कर रहे हैं, पार्ट 2 में, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, जब मृत्यु सामने होती है आदमी भीषणतम संकल्प पर उतारू हो जाता है। मित्रे, सत्य को देखना कठिन है तो उसका कहना कठिनतर, और राजकुमारी उसका सुनना तो शायद कठिनतम। बोला क्या जा रहा है, देखिए आप लोग को अर्थ स्पष्ट करना है इस बात का कि सत्य को देखना कठिन है, चलिए ठीक है, लेकिन वो सत्य को कहना जो है ना वो और ज्यादा कठिन है। और बोल रहा है राजकुमारी को, देखिए सत्य को देखना तो कठिन है ही, कहना तो उससे ज्यादा कठिन है ही, और सुनना तो उससे भी ज्यादा कठिनतम है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, कौन बोले है, किस संदर्भ में बोले है, सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो ये पंक्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित एकांकी संघमित्रा के दूसरे दृश्य में कलिंग कुमार नीलमणि की उक्ति है। तो आप लोग को समझ में आया किस कौन बोले हुए हैं। तो ये जो है, ये लाइन जो है, ये नीलमणि के द्वारा बोला गया है। ये संघमित्रा जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो संघमित्रा के लेखक जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी है, वो अपने दूसरे दृश्य में जो है ना, वो कलिंग कुमार नीलमणि जो है, दूसरे दृश्य में जो पोर्शन है उसमें जैसे कहानी होगा ना, तो पहला दृश्य में कुछ हुआ होगा, दूसरे दृश्य में कुछ हुआ होगा, तो उसमें जो कलिंग कुमार नीलमणि है, उन्हीं के द्वारा ये लाइन कहा गया है। नीलमणि गंगा की विशाल जलराशि पर अस्चलगामी सूर्य की किरणें के आवर्तन से सर्जित स्वर्णाभाव सौंदर्य के अवलोकन पर मुग्ध हो रही संघमित्रा से कहता है कि आप बिल्कुल कवि है। नीलमणि जो है, वो जो अस्ताचलगामी सूर्य को जो किरण है ना, उनको मुग्ध जब होता है तो वो उस टाइम बोलते हैं क्या कि आप जो है ना वो बिल्कुल कवि है, आप सत्य नहीं देख सकती है, सत्य को देखना कुछ आसान काम नहीं है। नीलमणि की इस टिप्पणी पर जब संघमित्रा सत्य की जिज्ञासा करती है तो नीलमणि उक्त संवाद बोलता है। नीलमणि सम्राट अशोक द्वारा ध्वस्त कलिंग राज्य का अनाथ हुआ राजकुमार है। नीलमणि कौन है, तो नीलमणि जो है वो सम्राट अशोक द्वारा ध्वस्त कलिंग राज्य का अनाथ हुआ राजकुमार है, जिसके पास अब कुछ भी नहीं है। वह सम्राट अशोक की साम्राज्य विस्तार लिप्सा के कारण उसके साम्राज्य की प्रत्येक विभूति में विकृति देखता है। पतित पावनी गंगा भी उसके विकृतियों से दूषित दिखती है। दरअसल नीलमणि का क्षुब्ध आहत मन सम्राट अशोक के अत्याचारपूर्ण व्यवहारों पूर्ण इतना आतंकित और उत्पीड़ित है कि उसकी भाव प्रवणता और उसकी सौंदर्य चेतना कुंठित हो चुकी है। दरअसल नीलमणि संघमित्रा से यह कहना चाहता है कि जिस गंगा को देखकर वह भाव विभोर हो रही है, उसमें रक्त और आंसू का प्रभाव है। मित्र नीलमणि की इस धारणा को स्वीकार नहीं करेगी। वह जानता है मित्रा इस सत्य को नहीं देख रही, इस सत्य को उसके सामने प्रकट करने में उसे हिचक हो रही है, और इस सत्य को सुनना मित्रा के लिए अत्यंत कष्टकारक होगा। इन्हीं 3 स्थितियों को लक्ष्य करते हुए नीलमणि कहता है कि सत्य को देखना कठिन है तो उसका कहना कठिनतर, और उसका सुनना तो शायद कठिनतर। तो समझ में आया ये क्यों बोले, कौन बोले, किस चैप्टर में बोले, इसके लेखक कौन है, ये सारी बात आप लोगों को समझ में आई। तो सबसे पहले तो ये संघमित्रा से लिया गया है, जिसके दूसरा दृश्य में ये इस बात को नीलमणि के द्वारा कहा गया है, और नीलमणि सत्य के बारे में बताते हैं, और फिर वो मित्रा के बारे में चर्चा करते हैं कि उसको मित्रा जो है इस सत्य को नहीं देख पाएगी,
उसको देखना एक बहुत कठिनतम होगा। बस यही सोच के बोलते हैं कि इसे सत्य को कहना देखना तो कठिन है, चलिए ठीक है, लेकिन उसका कहना और कठिनतर है और और उसका सुनना तो और भी ज़्यादा कठिनतम है, ठीक है? तो यदि प्रसंग से हटकर नीलमणि के उक्त समाज में निहित तथ्य पर गौर किया जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से हमें इसकी महत्व स्वीकार करनी होगी। सामान्यतः हम सत्य को अपने जीवनगत व्यापारों में सहजता से नहीं देख पाते। जिसे सत्य कहा जाएगा उसे सुनकर कष्ट होगा, इसलिए संकोचवश सत्य कह नहीं पाते और सत्य से विमुख रहने के कारण हम सत्य को सुनकर क्षुब्ध हो उठते हैं। हमारा असत्यजीवी प्रपंची मन उस सत्य की सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। इन व्यवहारिक पहलुओं पर गौर करने पर हमें नीलमणि की उक्ति उचित जान पड़ती है। तो ये लाइन आप लोगों को समझ में आया? चलिए दूसरा देखिए क्या है। जब शाम को हम विजयी हुए तो पाया हम मुर्दों के देश के राजा है। उफ, रक्त का समुद्र हिलोर ले रहा था, मानवता चीख पुकार कर अंतिम दम तोड़ रही थी। तो प्रस्तुत गद्यांश एकांकिका रामवृक्ष बेनीपुरी प्रणीत संघमित्रा एकांकी से उद्धृत है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो संघमित्रा से लिया गया है, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। यह एकांकी रामराज्य नामक एकांकी संग्रह के अंतर्गत है। तो प्रस्तुत कथन महेंद्र का अपनी बहन संघमित्रा के प्रति है। तो ये जो कथन है, जब शाम को हम विजयी हुए तो पाया हम मुर्दों के देश के राजा हैं, ठीक है। तो ये जो कथन है वो महेंद्र जो है वो अपनी संघमित्रा के प्रति है, उसका कथन, ठीक है। महेंद्र का अपनी बहन संघमित्रा के प्रति है। जब संघमित्रा अपने भाई से कलिंग के घमसान युद्ध के बारे में पूछती है तब महेंद्र द्वारा कलिंग युद्ध का लोमहर्षक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने अपने सैनिकों के सहयोग से घमासान युद्ध किया था। इस युद्ध में कितने ही सैनिक मारे गए। युद्ध के समाप्त होने पर जब सम्राट अशोक को विजयश्री प्राप्त हुई तब उसे युद्ध में हुए रक्तपात और नरसंहार का दृश्य दिखाई दिया। उसे यह सब देखकर यही लगा जैसे वह मुर्दों के देश का राजा बना है, किंतु लोमहर्षक वह दृश्य रहा होगा। रक्त का समुद्र हिलोर ले रहा था, मानवता चीख पुकार कर अंतिम दम तोड़ रही थी। प्रस्तुत अंश में कलिंग युद्ध के लोमहर्षक दृश्य का वर्णन किया गया है। तो जब शाम को हम विजयी हुए तो पाए हम मुर्दों के देश के राजा है, मतलब जब युद्ध होता है, युद्ध के बाद सम्राट अशोक जीत जाते हैं, ठीक है। तो जब वो देखते हैं ना एक नज़र, तो देखते हैं बहुत सारे सैनिक वगैरह मारे गए हुए थे, तो इसलिए बोलते हैं जब शाम को हम विजयी हुए, जब जिस टाइम वो विजय होते हैं तो देखते हैं कि इसे हम मुर्दों के देश के राजा है, मतलब सारे लोग मर जाते हैं ना, तो इसी वजह से। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है। सत्य, नग्न सत्य जो पर्दे के पीछे है वह कठोर सत्य। यह गंगा, यह विशाल नदी, यह आप लोग की साम्राज्य लिप्सा की प्रतीक है। राजकुमारी, इसने आपको बढ़ने की प्रेरणा दी है, फैलने की प्रेरणा दी है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित एकांकी संघमित्रा के दूसरे दृश्य में गंगा नदी पर नीलमणि द्वारा दी गई यह टिप्पणी राजपाट, घर समाज, सुख शांति से विहीन होकर निस्वह और निसहाय हुए एक राजकुमार के उद्वान चिंत का विक्षोभ विस्फोट है। सम्राट अशोक की राजधानी गंगा तट पर अवस्थित है। राजप्रासाद के एक प्रकोष्ठ से कलिंग कुमार नीलमणि गंगा को देख रहा है। वह गंगा की विशालता, वेगपूर्ण प्रभाव और उसकी गहराई को देखकर एक तरह से आतंकित है। गंगा का विस्तार उसे सम्राट अशोक की साम्राज्य विस्तार लिप्सा की याद करा देता है। उसका विभ्रांत मन गंगा के उद्दाम विस्तार में आतंक, अत्याचार और उत्पीड़न की गतिविधियों को क्रियान्वित होते देखता है। जिस गंगा का युग युग से गरिमा गान होता रहा है, उस गंगा को नीलमणि की अस्वस्थ अंतर्दृष्टि एक अभिशाप के रूप में देखती है। दरअसल एकांकीकार ने इन पंक्तियों की रचना अशोक के हिंसक वृत्ति का शिकार हुए कलिंग राजा के एक जीवित बचे हुए व्यक्ति के मन में अशोक के साम्राज्य विस्तार के संबंधी धारणाओं को प्रकट करने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है, अब चलिए देखिए ये वाला लाइन हम लोग समझ गए, कौन सा लाइन था, यही वाला। अब हम लोग का क्या है, जिसका घोंसला जला दिया गया है वह पंछी भी शांत हो सकता है राजकुमारी। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो उद्धृत वाक्य रामवृक्ष बेनीपुरी के एकांकी संघमित्रा के दूसरे दृश्य में सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा के प्रति कलिंग कुमार नीलमणि का संवाद है। ठीक है, तो सम्राट अशोक की पुत्री जो संघमित्रा है,
सम्राट अशोक की पत्नी संघमित्रा के प्रति कलिंग कुमार नीलमणि, ये बात जो है, जिसका घोंसला जला दिया गया हो वो पंछी भी शांत हो सकता है राजकुमार। ये नीलमणि जो है वो सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा से कहते हैं। ज्ञात है कि सम्राट अशोक की साम्राज्य विस्तार लिप्सा का शिकार होकर कलिंग राज्य समाप्त हो चुका है। कलिंग कुमार नीलमणि अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास न अपना घर द्वार है, न सुख साधन। वह हर दृष्टि से एक अकेला व्यक्ति है। संघमित्रा के मन में नीलमणि के प्रति स्नेह और सहानुभूति है। वह चंचल चित्त नीलमणि को, जो गंगा को देखकर अस्वाभाविक और अप्रिय बातें बोलता है, शांत करने की चेष्टा करती है। प्रत्युत्तर में नीलमणि कहता है कि जिसका घोंसला जला दिया गया हो वो पंछी कैसे शांत रह सकता है। नीलमणि रूपी पंछी का कलिंग रूपी घोंसला हिंसावादी अशोक द्वारा एक छत्र राज्य स्थापित करने के क्रम में जला दिया गया है। फिर नीलमणि शांत कैसे रहे, इस छोटे से सरल वाक्य में व्यवहारिक जीवन का महान महान तथ्य छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। अतीत का गीत दोहराने से कुछ नहीं होता है कुमार, हम वर्तमान को देखें, भविष्य की चिंता करें, भविष्य की चिंता न करें। ठीक है, अतीत का गीत दोहराने से कुछ नहीं होता है। सॉरी, क्या क्वेश्चन है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। बोला जा रहा है कि अतीत का क्यों पीछे के बारे में हम लोग बात करते रहे बार बार। हम जो वर्तमान में चल रहा है वो देखेंगे और जो भविष्य में होगा वो सोचेंगे। अब पीछे बात को सोच के हम लोगों को सैड होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो क्या है, आप लोगों का प्रस्तुत पंक्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी की एकांकी संघमित्रा के दूसरे दृश्य से उद्धृत है। तो इन पंक्तियों में अशोक की पुत्री संघमित्रा के कलिंग कुमार नीलमणि के प्रति उद्गार व्यक्त हुए हैं। संघमित्रा एक सहिष्णु नारी है, विपत्तियों में कभी विचलित नहीं होती है। उसका अंतःस्थल उज्जवल भविष्य की आकांक्षाओं से दीप्त है। वह अतीत पर पश्चाताप करके अपने जीवन को कुंठित बनाने के बजाय आशा का संबल लेकर आगे बढ़ने की आकांक्षी है। इसी भावना से आंदोलित होकर वह निराशाग्रस्त नीलमणि को भी समझाती है। अतीत का गीत दोहराने से कुछ नहीं होता कुमार, हम वर्तमान को देखें, भविष्य की चिंता करें। इस प्रकार बेनीपुरी जी ने संघमित्रा को मानवतावाद की उपासिका के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या, आप लोग को बस अगर बोर हो भी रहे ना तो भी बस इसको सुन लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किंतु राजकुमारी, खंडहर पर नई इमारत बन सकती है, खंडहर खुद इमारत नहीं बन सकता। जो उजड़ गया, जो नया आएगा वह नया आएगा। तो ये पंक्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित एकांकी संघमित्रा के दूसरे दृश्य से उद्धृत है। इन पंक्तियों में एक आहत हृदय व्यक्ति के सत्य से संपृक्त उद्गार व्यक्त हुए हैं। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा कलिंग कुमार नीलमणि को सांत्वना देते हुए कहती है कि यदि वह चाहे तो कलिंग का भाग सूर्य फिर 16 कला से दीप्त हो सकता है, अर्थात फिर से कलिंग राज्य का भव्य निर्माण हो सकता है। इस पर नीलमणि कहता है कि खंडहर पर नई इमारत तो बन सकती है, पर स्वयं खंडहर नई इमारत नहीं बन सकता। जिसका घर द्वार उजड़ गया है वह तो उजड़ गया, उजड़े हुए स्थान पर जो निर्माण होगा वह तो नया होगा, उसका स्वरूप नया होगा, परिवेश नया होगा। वह पूर्व रूप में या मूल रूप में खड़ा नहीं हो सकता। स्वयं नीलमणि ही अब कलिंग का राजकुमार नहीं रह गया, उसका पूर्व रूप कलिंग राज के ध्वंस के साथ ही ध्वस्त हो चुका है। वर्तमान की नीलमणि तो अतीत के नीलमणि का भूत है, जिसे संघमित्रा ने स्नेह, सहानुभूति और सद्भाव से सेवा शुरू से अब तक जीवित रखा है। नेक्स्ट क्या है, विजेता और विजित की मनोदशा। चलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया हुआ है। विजेता और विजित की मनोदशा में आकाश पाताल का अंतर होता है। दोनों बिल्कुल दो वस्तुएं हैं, न तुम लोग हमें समझ सकोगे न हम तुम्हें समझ सकेंगे। हम समांतर रेखाएं हैं, एक बिंदु पर नहीं मिल सकते। और ऐसे अगर आप लोग मैथ्स के ऑनर्स है तो आप सभी को पता होगा समांतर रेखा जो है वो एक बिंदु पर नहीं मिलता है। ठीक है, संघमित्रा एकांकी के द्वितीय दृश्य से उद्धृत पंक्ति में नाटककार बेनीपुरी ने कलिंग कुमार नीलमणि से विजेता और विजित की मनोदशाओं का विश्लेषण कराया है। कलिंग कुमार अपने राष्ट्र की गौरव रक्षा में आहत होने पर अचेतावस्था में पाटलिपुत्र लाया गया है। वह अशोक के राजप्रसाद के बंदी गृह में कैद है। वही अशोक पुत्री संघमित्रा से उसकी भेंट होती है तथा दोनों के बीच वार्तालाप होता है। कलिंग कुमार की चिकित्सा विजेता अशोक ने कराई है, कलिंग कुमार की चिकित्सा विजेता अशोक ने करा दी है तथा उसे
उस बंदीगृह में उसने उसके लिए जीवन उपयोगी सभी वस्तुओं की व्यवस्था कर दी है। अशोक ने स्वयं अपनी पुत्री पर उसकी सेवा शुश्रूषा का भार दे दिया है। फिर भी राजमहल में उसको चैन और शांति की उपलब्धि नहीं हो रही है। यह कभी नहीं भूलता है कि वह विजित देश का कुमार है और विजेता द्वारा उपहार स्वरूप यहाँ लाया गया है। नीलमणि की मनोदशा उसको विजेता और विजित में अंतर स्पष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। नीलमणि मानता है कि विजेता के हृदय में उल्लास, उमंग और उत्साह का भावना निहित रहता है और विजित के अंतस्थल में क्षोभ प्रतिशोध की भावना विद्वान रहती है। विजित अपनी हीनावस्था के आक्रोश से आंदोलित रहता है, इसलिए वो संघमित्रा से कहता है कि तुम्हारे मस्तक पर विजयश्री क्या उपहार है और मेरे मस्तक पर पराजय की हीन भावना। इन दोनों मनोदशाओं में सामंजस्य होना असंभव है। दोनों के मनोभाव समांतर रेखा की तरह है, अतः दोनों एक दूसरे को समझ नहीं सकते, दोनों के विचार एक बिंदु पर नहीं मिल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। अरे इससे तो हमारा सागर अच्छा, जो न अपना रंग को छिपाता है न अपने स्वाद को, संसार भर का विष पीकर जो नीला बना है, संसार भर के आंसू आत्मसात कर जो खड़ा हो चुका है, जो अपनी जगह नहीं छोड़ता, जो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। तो उद्धृत पंक्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित संघमित्रा के द्वितीय दृश्य में संघमित्रा के प्रति नीलमणि के संवाद रूप में अवतरित हुई है। इन पंक्तियों में सम्राट अशोक के हिंसा तांडव से नष्ट हुए कलिंग के राजकुमार नीलमणि के क्षुब्ध हृदय का आक्रोश अभिव्यक्त हुआ है। नीलमणि स्वचिंत नहीं है। सम्राट अशोक की पुत्री राजकुमारी उसके प्रति सहानुभूति और स्नेह प्रकट करते हुए उसे सामान्य मनस्थिति में लाने का प्रयास कर रही है, परंतु नीलमणि का हृदय इतना आहत है कि वह सहज भाव से संघमित्रा की बातें को स्वीकार कर नहीं रहा है। पाटलिपुत्र के प्रति उसकी घृणा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सम्राट अशोक और उसके साम्राज्य की समस्त गतिविधियों के प्रति वह जुगुप्सा से अभिभूत है। उसे सारा पाटलिपुत्र ढोंगों से भरा दिखता है। उसकी दृष्टि में पाटलिपुत्र के गली कूचे, झोपड़ी, अट्टालिकाएं, नागरिकाएं सभी ढोंगी है। पाटलिपुत्र के प्रति घृणा भरी उसकी दृष्टि गंगा के पानी में भी ढोंग ही देखती है। नीलमणि की उक्ति में गंगा की तुलना में सागर की श्रेष्ठता, सागर की गंभीरता और मर्यादा दर्शाई गई है। कलिंग का नीला सागर संसार भर का विषपान करने के कारण नीला है। संसार भर के आंसू को आत्मसात कर लेने के कारण उसका जल खरा हो चुका है। वह नदियों की तरह अपनी जगह नहीं छोड़ता, उसकी मर्यादा कभी नहीं डिगती। तात्पर्य यह है कि नीलमणि के समान सागर ने संसार का विष स्वयं में समेट लिया है, संसार को विष नहीं पिलाया है। उसने दूसरों को आंसू नहीं बहाए हैं, उन्हें आत्मसात कर लिया है, जिसके फलस्वरूप उसका जल खरा हो चुका है। वह सागर गंभीर है, उच्छृंखल नहीं। वह न अपनी जगह छोड़ता है, न अपनी मर्यादा का सीमाोल्लंघन ही करता है। नेक्स्ट क्या आप लोगों का। हाँ, प्रेम की। और जानती हो मल्लिके, प्रेम और युद्ध एक ही सिक्के के दो रुख है। अलग रूप किंतु शरीर एक, अलग शब्द किंतु अर्थ एक, बोल अलग किंतु मोल एक। प्रस्तुत गद्यांश संघमित्रा एकांकी के तीसरे अंक से उद्धृत है। इसके एकांकीकार रामवृक्ष बेनीपुरी है। इन पंक्तियों में लेखक ने प्रेम और युद्ध के पारस्परिक अटूट संबंधों पर प्रकाश डाला है। अशोक की पुत्री संघमित्रा मानव समाज में सतत प्रेम की ज्योति जलाने वाली एक नायिका है। वह सम्राट अशोक की पुत्री है। अशोक कलिंग पर चढ़ाई करता है और उस भीषण लड़ाई में असंख्य सैनिक मारे जाते हैं। संघमित्रा के हृदय में भावुकता कूट कूट कर भरी है। वह कलिंग देश के नीलमणि से प्यार करती है। उसके जीवन में प्रेम की जो लहर तरंगायित होती है, वह कभी मिटती नहीं, सदैव उठती रहती है। उसके प्रेम में वासना नहीं, आत्मसमर्पण की भावना है। उसका विवाह नीलमणि से नहीं हो पाता, लेकिन नीलमणि के लिए उसका हृदय सदैव हाहाकार करता रहता है। वह अपने आप को मानसिक रूप से नीलमणि की पत्नी मानता है। सामाजिकता के नाते वह शरीर तो अपने पति को अर्पित करती है, लेकिन मानसिक स्तर पर नीलमणि से प्रेम करती है। वह युद्ध और प्रेम को एक ही सिक्के के दो रूप मानती है। मल्लिका जो उसकी परिचायिका है, वह कहती है कि युद्ध और प्रेम का स्वरूप एक ही है। संघमित्रा का प्रेम वासनात्मक नहीं है, सात्विक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आप लोग को। और जानती हो मल्लिके, प्रेम और युद्ध होगा। ठीक है, और जानती हो मल्लिके, प्रेम और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू है। अलग रूप किंतु शरीर एक, अलग शब्द किंतु अर्थ एक, बोल अलग किंतु मोल एक। ये पंक्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित एकांकी संघमित्रा के तीसरे दृश्य में संघमित्रा और मल्लिका की परस्पर वार्ता के क्रम में मल्लिका के प्रति संघमित्रा के संवाद रूप में आई है। संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री है और मल्लिका संघमित्रा की
परिचारिका। संघमित्रा अब विवाहिता है। नीलमणि उसके जीवन से, पाटलिपुत्र से अलग हो चुका है। फिर भी नीलमणि की बातें संघमित्रा के कानों में गूंजती रहती है। वह नीलमणि को भूल नहीं पाई है। पाटलिपुत्र को धिक्कारने वाला और गंगा के पानी में ढोंग देखने वाला उद्भ्रांत चित्त नीलमणि उसके हृदय प्रदेश में विचरण करता रहता है। कलिंग उसके पिता के लिए चुनौती थी, नीलमणि संघमित्रा के लिए। एक ने युद्ध की निरर्थकता सिद्ध की, दूसरे ने प्रेम की। इसी प्रसंग से जुड़े भाव प्रभाव में संघमित्रा उक्त संवाद बोलती है। संघमित्रा कहती है कि प्रेम और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू है, जिनके रूप संघमित्रा कहती है कि प्रेम और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू है, जिनके रूप, शब्द और बोल तो अलग अलग होते हैं, किंतु सही अर्थ और मोल एक ही होते हैं। हृदय के जिस स्थल से वैर भाव फूटता है और जिसके कारण युद्ध होता है, उसी स्थल से प्रेम का पीयूष प्रभाव भी उच्छ्वासित होता है। जो युद्ध करता है उसमें प्रेम भाव का प्रस्फुटन भी होता है। युद्ध और प्रेम दोनों ही का लक्ष्य कुछ प्राप्त करने की दिशा में स्थित होता है। दोनों ही स्थितियों में कर्ता को कीमत चुकानी पड़ती है। महत्व के लिए, उपलब्धि के लिए उद्धृत पंक्तियों में यही भाव निरूपित हुआ है। चोट खाया हुआ आदमी बीच में नहीं रुकता, वह छोर खोजता है, छोर और उसे पाकर ही दम लेता है। प्रस्तुत गद्य संदर्भ संघमित्रा एकांकी के तीसरे अंक से लिया गया है, ठीक है। संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री है। कलिंग के राजकुमार नीलमणि और संघमित्रा आंतरिक प्रेम के बंधन में आबद्ध है। कलिंग विजय के क्रम में अशोक पूर्णतः अमानवीय व्यवहार करता है। कलिंग विजय के क्रम में अशोक की मन स्थिति एक उन्मत्त सम्राट की हो गई थी, जिसकी आंखों पर खून सवार हो गया था। संघमित्रा आभ्यंतरिक रूप से यह नहीं चाहती थी कि खून खराबा हो, लेकिन प्रत्यक्षतः वह विरोध नहीं कर सकते थे। संघमित्रा नीलमणि को चाहकर भी उसकी तरह संघमित्रा नीलमणि को चाहकर भी उसकी विवाहिता पत्नी नहीं बन सकती थी, लेकिन उसकी प्रेम भावना कुंठित नहीं हो सकती थी। एक तरह से सम्राट उसे साधना की कसौटी पर कसता रहता है। नीलमणि को जो जी जान से चाहकर मित्रा उसे नहीं पा सकी थी, साधना की कसौटी की बात सुनकर मल्लिका कुछ समझ नहीं पाती और पूछती है कि यह कसौटी क्या है। इस पर आशंका व्यक्त करते हुए कहती है कि कलिंग ने पिताजी को जो ठेस दी है, उसका प्रारंभ ही अभी देख रही हो। चोट खाने पर आदमी की मुद्रा आक्रामक हो जाती है, वह बीच में रुकता नहीं, उसका अनाचार बढ़ता जाता है। जब तक चोट खाए आदमी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक उसका अनाचार रुकता नहीं। संघमित्रा को ऐसी आशंका है कि कलिंग के युद्ध से अशोक की मानसिकता बदल गई है, अतः उसे भी इस मानसिकता का सामना करना पड़ेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिर्फ बदलता ही नहीं है, बदला हुआ आदमी संसार को भी बदल देता है। हम बदल गए हैं, हम संसार को बदलने चले हैं, हम संसार को बदल देंगे, उसे ऐसा बना देंगे जिसमें न विजेता हो, न विजित, न युद्ध हो, न पराजय, न हिंसा हो, न घृणा। जहाँ व्यक्तित्व टुकड़ों में न बटे, जब हृदय खींचातानी में न पड़े, जहाँ मानव आकांक्षा की परिणति हो, ज्ञान हो मानव कल्याण में। तो चलिए हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित एकांकी संघमित्रा के चौथे दृश्य में नीलमणि के प्रति संघमित्रा के संवाद के रूप में आई है। संघमित्रा शांति का संदेश लेकर सिंहल जा रही है। उसका बेड़ा कलिंग तट पर ठहरा हुआ है। वहीं नीलमणि से उसकी भेंट हो जाती है। जब नीलमणि संघमित्रा से यह जिज्ञासा करता है कि क्या आदमी बदलता भी है, तब संघमित्रा उक्त संवाद बोलती है। सम्राट अशोक की प्रेरणा से संघमित्रा और उसका भाई महेंद्र सिंहल द्वीप में शांति का संदेश लेकर जा रहे हैं। अब सम्राट अशोक की हिंसक और युद्ध उन्मुख प्रवृत्ति का अंत हो चुका है। कलिंग युद्ध में साम्राज्य पिपासु जिस अशोक की हिंसक वृत्ति चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, उसी के अंतःकरण में अब हिंसा के स्थान पर प्राणी मात्र के लिए प्रेम और सद्भाव का सरिता फूट रही है। संघमित्रा और महेंद्र का सम्राट अशोक के शांति संदेश को लेकर सिंहल द्वीप जाना अशोक के हृदय परिवर्तन का ही प्रमाण है। संघमित्रा के इस संवाद में एक महत्वपूर्ण तथ्य अभिव्यक्त हुआ है। यह आवश्यक नहीं है कि स्वभाव से जो व्यक्ति आज हिंसावादी है, वह जीवन भर हिंसावादी ही रहेगा। उसकी जीवनगत घटनाएं या परिस्थितियां संभव है उसकी हिंसावृत्ति को अहिंसावाद में परिणत कर दे और उसकी जीवन धारा एक दिशा से दूसरी दिशा में मुड़ जाए। इतिहास प्रसिद्ध
इतिहास प्रसिद्ध सम्राट अशोक, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात रहा है, कालांतर में प्रियदर्शी अशोक के रूप में सुप्रसिद्ध हो गया है। जब आदमी बदलता है तो उसके इस बदलाव का असर दूसरों पर भी पड़ता है। उसके आचरण दूसरों को भी प्रभावित प्रेरित करते हैं। इस दृष्टि से संघमित्रा का यह कथन है कि हम बदल गए हैं, हम संसार को बदलने चले हैं, युक्ति संगत प्रतीत होता है। सम्राट अशोक अब इतना शांति प्रिय हो चुका है कि वह संपूर्ण जगत में शांति स्थापित करना चाहता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसका पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा शांति का संदेश लेकर निकले हैं। यह संदेश है मानव के प्रति मानव के प्रेम और सद्भाव का। यह संदेश है युद्ध और घृणा से विमुख होने का, विजय पराजय से ऊपर उठने का, व्यष्टि तुष्टि के स्थान पर समष्टि के सुख और कल्याण का। संघमित्रा के इस संवाद में सम्राट अशोक का शांति संदेश उजागर होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, प्रकाश धीरे ही धीरे फैलता है नीलू, यह तो अंधकार है जो एक ही बार में ढक लेता है। तो उद्धृत पंक्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित एकांकी संघमित्रा के 5वें दृष्टि में नीलमणि के प्रति संघमित्रा के संवाद के रूप में आई है। नीलमणि संघमित्रा से कहता है कि उसने संघमित्रा के जलपोत के पीछे अपनी नाव का पाल भी खोल दिया ताकि वो पाटलिपुत्र वालों का ढोंग निकट से देख सके, किंतु धीरे धीरे इनके ढोंग के संबंध में उनकी शंका दूर होती गई। इसी पर संघमित्रा कहती है कि प्रकाश धीरे धीरे फैलता है पर अंधकार एक बारगी। संघमित्रा का यह संवाद तथ्यपूर्ण है। प्रकृति में प्रकाश और अंधकार रूपी उपादानों की स्थितियों पर गौर कर सकेंगे तो यह बात सिद्ध होती है कि प्रकाश धीरे धीरे फैलता है पर अंधकार तीव्र गति से व्याप्त हो जाता है। सवेरा होते समय, साँझ होते समय, चंद्र उदय होते समय संघमित्रा के संवाद में निहित प्राकृतिक तथ्य का अवलोकन किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि प्रकाश को सत्य और ज्ञान के रूप में भी तथा अंधकार को अज्ञान और मिथ्याचार के रूप में भी व्यक्त किया गया है। प्रकाश की तरह सत्य और ज्ञान का प्रकाट्य सनय सनय होता है, जबकि अंधकार की तरह असत्य और अज्ञान का जाल एक बार फैल जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या आप लोगों का अब हम लोग का दूसरा है। बापू बड़े बड़े कारखाने के विरुद्ध रहे हैं। बड़े बड़े कारखानों में मशीन ऊपर रहती है, आदमी उसके नीचे कुचलता रहता है। इससे मनुष्यता विकास नहीं पाती। फलतः मनुष्य और मशीन में द्वंद्व रहता है, उत्पादन में त्रुटि होती है। तो चलिए अब हम लोग इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग राम राज्य के अंदर में जो भी संघमित्रा था, महेंद्र का चित्र संघमित्रा था, राम राज्य है, अमर ज्योति है, तो उससे रिलेटेड जितने भी अर्थ स्पष्ट करने वाले हैं ना, सभी हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख ही लेते हैं, इसको देख लेते थोड़ा सा। कितना पेज है? 13 पेज है और 7 पे आएगा, तो इसको हम लोग खत्म ही कर लेते हैं एक ही वीडियो में। अर्थ स्पष्ट का राम राज्य का तो काम खत्म रहेगा, फिर नेक्स्ट में हम लोग कथा पचक करके वीडियो को खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए अब आप लोगों का नेक्स्ट क्या है। बापू बड़े बड़े कारखाने के विरुद्ध रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े कारखानों में मशीन ऊपर रहती है, आदमी उसके नीचे कुचलता रहता है। इसमें मनुष्यता विकास नहीं पाती। फलतः मनुष्य और मशीन में द्वंद्व रहता है, उत्पादन में त्रुटि होती है। देखिए हम लोग बेसिकली इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक होगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक देखे होंगे, तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वही जो अर्थ स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन है ना, उसी सब क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। और मैं बस आप लोग को जो बताती हूँ उसको बस ध्यान से सुनिए, बस आप लोगों का काम हो जाएगा। फिर एग्जामिनेशन में आएगा तो आप लोग बना के लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं कि इस लाइन में हम लोग का क्या बोला गया है। तो प्रस्तुत गद्य संदर्भ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित राम राज्य एकांकी के 3रे अंश से लिया गया है। ये जो लाइन आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, बापू बड़े बड़े कारखाने के विरुद्ध रहे हैं। बड़े बड़े कारखानों में मशीन ऊपर रहती है। ठीक है, जो बड़ा बड़ा कारखाना रहता है उसमें मशीन ऊपर रहता है और आदमी जो है उसके नीचे कुचलता रहता है। इससे क्या होता है, मनुष्यता विकास नहीं पाती। फलतः मनुष्य और मशीन में द्वंद्व रहता है, उत्पादन में त्रुटि होती है। तो ये जो हम लोगों का है, ये राम राज्य जो आप लोगों को पढ़ना था, राम राज्य चैप्टर, उसमें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित ये 3रे अंश से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने गांधी चिंतन के अनुरूप वैसी श्रमशाला की कल्पना की है जिसमें पूरे समाज की सहभागिता हो। गांधी जी की कर्म विधि आंतरिक भावों से ओतप्रोत थी। अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपभोग करना ही उनकी श्रमशिला की विशेषता थी। ठीक है, फिर आगे क्या बताया गया है, विदेशी पर्यटकों को अतिथिशाला
विदेशी पर्यटकों को अतिथिशाला का प्रबंधक बताता है कि गांधी जी बड़े बड़े कारखाने खोलने एवं उसके संचालन के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी नहीं चाहते थे क्या कारखाना बने। गांधी जी का क्या मानना था? गांधी जी का मानना था जो हम लोग जो मनुष्य है ना, वही सब बस काम को कर ले। अगर कारखाना खुल जाएगा तो फिर मशीन से सारा काम होगा, तो फिर आदमी को जो भी मनुष्य है उन लोगों को फिर काम नहीं मिल पाएगा ना। इसलिए गांधी जी जो है वो चाहते थे कि वो कारखाना नहीं खोलना चाहते थे। ठीक है, तो यहीं पे लिखा गया है इसी बात को कि क्या लिखा गया, देखिए यहाँ पढ़िए। गांधी जी बड़े बड़े कारखाने खोलने एवं उसके संचालन के पक्ष में नहीं थे। सामाजिक ढांचे को दुरुस्त रखने के लिए धनी और गरीबों के बीच पड़ी दरार को, तो क्या लिखा गया था यहाँ पे, गांधी जी बड़े बड़े कारखाने खोलने एवं उसके संचालन के पक्ष में नहीं थे। सामाजिक ढांचे को दुरुस्त रखने के लिए धनी और गरीबों के बीच पड़ी दरार को पाटना आवश्यक है। दरार को इसी में लाइन पे है ना, हाँ। औद्योगिक नीति से यह खाई कमी भी नहीं पड़ सकती है। जो आप लोग गरीब और अमीर में जो अंतर है ना, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे थे, तो जो कि औद्योगिक नीति से ये नहीं मिट सकता था। ठीक है, कारखानों का नहीं मात्र वेतन मिलता है। कारखाने या पहले रुक जाइए। कारखाने का संचालक स्वयं श्रम नहीं करता, मात्र अपनी पूंजी लगाता है। श्रमिकों के उत्पादन का मुनाफा नहीं मात्र वेतन मिलता है। अतः श्रमिकों का आर्थिक शोषण होता है। रात दिन काम करने को ढाने के लिए गांधी जी चाहते थे कि देश के बड़े बड़े कारखानों की स्थापना न करके छोटी छोटी कार्यशाला ही चलाई जाए। बड़े कारखानों में दुर्घटनाएं तो होती ही है, कभी कभी लंबी अवधि तक हड़ताल भी चलती रहती है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन कार्य तो ठप होता ही है, श्रमिकों के समक्ष भूखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसका आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है आप लोग का, आदमी ने शस्त्र का प्रयोग बनैले भैंसों, बाघ, सिंहों और विषधरे नागों से सीखा है। आदमी जो है वो शस्त्र का प्रयोग किससे सीखा है? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आदमी ने शस्त्र का प्रयोग बनैले भैंसों, बाघ, सिंहों और विषधर नागों से सीखा है। पूज्य बापू ने हमें अहिंसा का पाठ सिखाया था। बापूजी हमें क्या सिखाए थे? बापूजी हमें अहिंसा का पाठ सिखाए थे। हमारे गले के नीचे भी पहले यह बात नहीं उभरती थी। तो चलिए इसमें क्या, इस लाइन के से क्या कहना चाहते हैं, चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। प्रस्तुत गद्य संदर्भ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित राम राज्य शीर्षक एकांकी के प्रथम खंड से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने शस्त्र बलों के प्रचलन पर टिप्पणी की है। स्वागताधिकारी विदेशी पर्यटकों से शस्त्र जमा करने को कहता है, क्योंकि भारत में शस्त्र धारण करना पाशविकता और बर्बरता का प्रतीक समझा जाता है। शस्त्र बल का प्रयोग हमने बनैले भैंस, बाघ, सिंह और विषधर नागों से सीखा है। अहिंसा सर्वोपरि धर्म है। संसार के प्राय सभी संतों का विश्वास अहिंसा में रहा है। संत आत्माएं कभी भी बल का प्रयोग नहीं करती। बल का प्रयोग तो पशु करते हैं। जीत पशुता की ही हो जाती है, लेकिन यह जीत अस्थायी नहीं होती। मृदुता पाशविकता से अधिक शक्तिशाली होती है। गांधी जी ने भी इस संदर्भ में कहा था, अहिंसा की सिद्धि क्या है? अहिंसा की सिद्धि तपश्चर्या पर निर्भर है। तपश्चर्या सात्विक होनी चाहिए, उसमें अविश्रांत उद्यम, विवेक इत्यादि समाविष्ट है। आज मानव जीवन में निष्ठुरता, उत्कट स्वार्थ, लिप्सा, भोग लालसा, हिंसा परायणता आदि कुप्रवृत्तियां काफी फैल रही है। जगत और जीवन का रूप विकृत होता जा रहा है। अतः अहिंसा धर्म को अपना कर ही हमारा कल्याण संभव है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या आप लोगों का, महोदय क्या आपको वायु के लिए कोई मूल्य देना पड़ता है? जल के लिए कोई मूल्य चुकाना पड़ता है? फिर भोजन के लिए मूल्य क्या? या तो मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकता है। ठीक है, तो इस कथन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्य संदर्भ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित राम राज्य एकांकी के द्वितीय दृष्टि से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? राम राज्य एकांकी के दूसरे दृष्टि से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने भारतीय धर्म साधना के अनुरूप अतिथि सेवा पर प्रकाश डाला है। भारतीय संस्कृति की परंपरा काफी धवल रही है। यहाँ अतिथियों की तुलना देवता से की जाती है।
यहाँ अतिथियों की तुलना देवता से की जाती है। अब विदेशी यात्री भारतीय अतिथिशाला में जाते हैं और अतिथिशाला का प्रबंधक उसे भारतीय गरिमा का परिचय कराते हुए कहना है कि महोदय, वायु के लिए किसी को कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है और न ही जल का ही मूल्य चुकाना पड़ता है। फिर भोजन के लिए मूल्य क्या? भोजन तो मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकता है। अन्न तो प्रकृति की देन है। जल, वायु, प्रकाश, वनस्पति की तरह अन्न की उपलब्धि भी हमें प्रकृति से होती है। अतः भारत में इसके लिए किसी तरह का मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है, वह भी अतिथियों से। बापू के राम राज्य में भोजन और आवास पाने का अधिकार सबको है। फिर अतिथि तो हमारे लिए देव तुल्य होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या आप लोग का। किंतु जो हम तथाकथित सभ्य होते गए, श्रम से संगीत को अलग करते चले गए। ठीक है, फल यह हुआ कि आज मेहनत एक खंडन क्रिया हो चली है, उबाने वाली, थकाने वाली, अकाल वृद्ध बनाने वाली। अब फिर से हमने श्रम को संगीत के साथ नत्थी करके काम को खेत बना दिया है। ठीक है, तो क्या है आप लोगों का प्रस्तुत गद्य संदर्भ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित राम राज्य एकांकी के तीसरे अंश से लिया गया है। यहाँ लेखक ने संगीत और श्रम के अन्योन्याश्रय संबंध पर प्रकाश डाला है। विदेशी पर्यटकों को समझाते हुए पथ प्रदर्शक कहता है कि बापू के राम राज्य में श्रमशाला ही संगीतशाला है, संगीतशाला ही श्रम कर्मशाला है। अन्य देशों की तरह यहाँ अलग से संगीतशाला की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ कारखाने में ही संगीत का कार्यक्रम चलता रहता है। लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि श्रम और संगीत में अविच्छेद संबंध है। संगीत की उत्पत्ति ही श्रम से हुई है। प्राचीन काल से ही हमारे घर की स्त्रियां चक्की चलाती हुई, धान कूटती हुई श्रम के परिवार के लिए गाती रही है। आज भी गांव की स्त्रियां धान रोपनी के समय गाती रहती है। कल कारखाने में श्रम करते हुए श्रमिक गाते हैं। मछुए नाव खेने के समय एवं शिल्पी बड़ी बड़ी सातिर उठाते समय गाते रहते हैं। इस संगीत का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। श्रम को भूलने के लिए श्रमिक गाते रहते हैं। देखिए एक बात, ये तो बात सही है। अगर आप लोग जैसे कहीं भी जा भी रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए साइकिल से जा रहे हैं, तो अगर गाना गाते गाते जाइएगा तो फिर आप लोग को उतना थकावट नहीं होगा। ठीक है, तो बेनीपुरी की संगीत विधेयक ने लिखा है, वे खूब नाचते गाते थे। ठीक है, इस धारणा पर संगीत विषय वस्तु, इस धारणा पे मार्क्स एवं एंजिल के विचारों का प्रभाव है। मार्क्सिज्म एंड पोएट्री में मार्क्स ने लिखा है, वे खूब नाचते गाते थे, सहज विश्वासी होने के नाते यह समझने लगते थे कि इस नृत्य गान के प्रभाव से उनकी फसल खूब फूले फलेगी और सुरक्षित रहेगी। यह आशा उनमें दूना उत्साह भर देती थी। अतः दूनी शक्ति के साथ वे काम में जुट जाते थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है आप लोगों का। अतः हमने छोटी छोटी श्रमशालाएं ही बनाई है, जहां हर आदमी को पहचान सके, अपना सके, अपना भाई बना सके। प्रस्तुत गद्य संदर्भ बेनीपुरी द्वारा रचित राम राज्य एकांकी से लिया गया है। यहाँ लेखक ने गांधी दर्शन के अनुरूप छोटे छोटे उद्योग धंधों की उपादेयता पर प्रकाश डाला है। सामाजिक उत्थान के लिए व्यक्तिगत तत्व की तुलना में ट्रस्टीशिप अधिक उपयुक्त होता है। गांधी जी की धारणा थी कि ट्रस्टीशिप के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वरूप के स्थान पर आत्मविश्वास के साथ जन सामान्य के प्रति एक प्रकार की सुमंकर कामना होती है। कारखानों की अपेक्षा छोटी छोटी श्रमशालाएं जन कल्याण के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इनमें असंख्य लोगों की आशा, आकांक्षा एवं श्रम शक्ति जुड़ी होती है। गांधी जी ने इस संदर्भ में कहा था, कारखाना कुछ 100 लोगों को जीविका देती है। तेल की मिल खड़ी करके रोज सैकड़ों मन तेल आप निकाल सकते हैं, पर हजारों तेल वालों को बेकार करके। इस शक्ति को मैं सहारक शक्ति कहता हूँ। रचनात्मक शक्ति तो करोड़ों हाथों से की जाने वाली श्रम की शक्ति है। सर्वोदय सर्व कल्याण इसी रचनात्मक शक्ति से हो सकता है। लेखक ने इन पंक्तियों में यह स्पष्ट किया है कि छोटी छोटी श्रमशालाओं में कार्यरत हर आदमी एक दूसरे को पहचानता है, अपने अपनत्व की भावना होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आजन्य का अर्थ स्पष्ट आप लोगों को बता दी थी। एक वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो है जिसमें हम लोग राम राज्य के जितने भी अर्थ स्पष्ट है इसको देख लेते हैं। फिर हम लोग इसके बाद कथा पचक का अर्थ स्पष्ट देखेंगे, फिर हम लोगों का खत्म ही हो जाएगा। ठीक है,
और बस ये 3 वीडियो देख लेंगे तो आप लोग का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण का अर्थ स्पष्ट करें, आप लोगों का हो जाएगा। आप लोगों को कुछ विशेष नहीं करना है, बस इसी वीडियो को बार बार सुनना है, ठीक है। इसका डाउनलोड मत कीजिएगा, डाउनलोड करके नहीं देखना होता है, ठीक है, पाप लगता है। आप लोग को बस ऐसे ही देखना होगा, ठीक है। हेडफोन लगा लीजिएगा, आराम से सुनते रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किंतु अलग अलग चेहरे रखकर भी हम सभी मानव है, कुटुंबी है, और क्या है, बाप है, भाई है, पति है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, एक साथ रहते हैं, आनंद मनाते हैं। उसी तरह अलग विश्वास और विचार रखकर भी हम परस्पर प्रेम और आनंद से रह सकते हैं, ठीक है। सबका विचार अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग को प्रेम से रहना चाहिए, बस यही है। तो इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्य संदर्भ बेनीपुरी द्वारा रचित राम राज्य एकांकी से लिया गया है। यह कथन राष्ट्र सेवक का विदेशी पर्यटकों से एक है। इन कथनों के माध्यम से लेखक ने भारत की मूलभूत एकता पर प्रकाश डाला है। गांधी के राम राज्य में धर्म का भेदभाव समाप्त हो गया है। भारतीय संस्कृति में संगठित जीवन व्यतीत करने, एक साथ चलने की प्रेरणा सदैव से ही मिलती रही है। उपनिषदों एवं वेदों में भी अनेकता अपार्थक्य की शिक्षा दी गई है। भारत में धार्मिक भेदभाव नहीं है। यहाँ तरह तरह के विश्वास, विचार, धर्म, रीतियाँ एवं परंपराएं हैं, लेकिन हम भीतर से एक ही है। अलग अलग मुखाकृतियों के बावजूद हमारा हृदय एक ही है। आज हम सभी मिलजुल कर एक हो गए हैं। सबों का विचार विश्वास अलग अलग जरूर है, लेकिन हमें किसी भी अपर विचार से द्वेष एवं घृणा नहीं है। हम सभी भीतर से एक भारतीय है। हमारी संस्कृति मधुमक्खी की संस्कृति है, जिस मधु में भिन्न भिन्न फूलों का रस समाहित है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, आदमी जितना बर्बर और असभ्य रहता है उतना क्रूर और हिंसक होता है। और ये क्वेश्चन है ना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में भी देखी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्या था हम लोगों का, आदमी जितना बर्बर और असभ्य रहता है उतना क्रूर और हिंसक होता है। प्रस्तुत पंक्ति रामवृक्ष बेनीपुरी के रेडियो रूपक राम राज्य से उद्धृत अंश है। रेडियो रूपक में ये पंक्तियां स्वागताधिकारी द्वारा परिचालक से कही गई है। स्वागत अधिकारी और विदेशी पुरुष में अस्त्र शस्त्र एवं सेना के संबंध में भी बातें होती है। वह कहता है कि प्रहार हमारे देश में बापू के राम राज्य में कोई किसी पर प्रहार नहीं करता। हम सब पूर्ण सभ्य हो चले हैं। आदमी जितना बर्बर और असभ्य रहता है उतना क्रूर और हिंसक होता है। बेनीपुरी जी ने कर्मयोगी गांधी की अहिंसा प्रियता की चर्चा की है। यह अहिंसा संसार भर को भारत की देन है। गांधी दर्शन के अनुसार यह अहिंसा भय से नहीं प्रेम से जन्म लेती है। गांधी की अहिंसक नीति हमारे धार्मिक ग्रंथों की देन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, संगीत को बंद कर दीजिए। श्रम और शिक्षण दोनों नीरस, शुष्क और उकताने वाले, उबाने वाले बन गए, ठीक है। तो क्या है, प्रस्तुत पंक्ति रामवृक्ष बेनीपुरी रचित रेडियो रूपक राम राज्य से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक ने संगीत के गुण बतलाए हैं। दो विदेशियों का आगमन भारत में होता है। उन्हीं दोनों के समक्ष पाठशाला के शिक्षक महोदय का कथन है, प्रारंभ से ही श्रम और संगीत का संबंध अविच्छेद रहा है। संगीत की उत्पत्ति श्रम से ही हुई है। हमारे देश की स्त्रियां क्या है हम लोग का, हमारे देश की स्त्रियां प्रारंभ से ही श्रम करते समय गीत गाती थी। श्रम के साथ संगीत और संगीत के साथ शिक्षण, अर्थात शिक्षण और श्रम को जोड़ने वाली एक कड़ी संगीत ही है। एकांकीकार ने संगीत का तालमेल श्रम से किया है। अगर संगीत को बंद कर दिया जाए तो श्रम और शिक्षण दोनों नीरस, शुष्क और उबाने वाले बन जाएंगे। यह सुनकर पर्यटक को आश्चर्य प्रतीत होता है, ठीक है। अब हम लोगों का अमर ज्योति है, ठीक है। अभी अमर ज्योति में भी आप लोगों को कुछ पढ़ना है। अमर ज्योति भी है ना हम लोग का, रुक जाइए सिलेबस देखती हूँ। अमर ज्योति भी आप लोग को राम राज्य में ही आता है, ठीक है। अमर ज्योति का कुछ है, उसके बाद गांधी जी का चरित्रण वगैरह होगा। चलिए देख लेते हैं कितना पेज बाकी है, या इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अमर ज्योति के लिए मैं एक अलग वीडियो ला दूंगी, इस वीडियो में यहीं तक। देखिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। आप लोगों को अभी मैं क्या बता रही हूँ, निम्नलिखित का अवतरण का अर्थ स्पष्ट करें ना, वही आप लोगों का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, तो इस तरीके से आप लोग हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में कथा पचक कर दूंगी, लेकिन इसमें अभी बाकी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अमर ज्योति में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा बाकी है अभी, ठीक है। हम लोगों का 31 तक है।
इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है, मिलते ही रहते हैं हम लोग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।